हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने बच्चन सिंह जी की बुक से जयप्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका और आपका परमाल रासो यानी कि आला खंड तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज इसी का जो टॉपिक बचता है प्राकृतिक पेंगलम और हिंदी के कवि। तो यहाँ बच्चन जी ने कुछ इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि प्राकृतिक पेंगलम और हिंदी के कवि क्या क्या हैं। तो इसको हम फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं। जहाँ मैं महत्वपूर्ण कहूँ वहाँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा और चाहे तो आप नोट्स भी बनाते चलेगा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हाथ में कॉपी पेंसिल या पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक पेंगलम में प्राकृतिक और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा मुझे कमेंट करके, प्राकृतिक पेंगलम रचना किसकी है। नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा, यह छंदा साथ संबंधी पुस्तक है। महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक पेंगलम जो पुस्तक है उसमें क्या है, अपभ्रंश की, प्राकृतिक और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं हैं। यह छंद साथ संबंधी पुस्तक, ये भी ध्यान रखना है कि प्राकृतिक पेंगलम क्या है, छंद साथ संबंधी पुस्तक है। हिंदी के प्रारंभिक भाषा रूप और छंद को समझने के लिए यह प्रमाणिक ग्रंथ है। ये महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने टिक लगाया हुआ पहले से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि हिंदी के प्रारंभिक भाषा को समझने के लिए कौन सी प्रमाणिक पुस्तक है या ग्रंथ है, तो वो कौन सी है, प्राकृतिक पेंगलम। ये प्रश्न एक यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अगला देखेंगे, इसका संग्रह काल सामान्यतः 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताया जाता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक पेंगलम का संग्रह काल कितना है, तो 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। प्रश्न 2 हो गए यहाँ से। प्रश्न नंबर 3 यहाँ से बनेगा, सुनीति कुमार चाटुर्या से 15वीं शताब्दी के आरंभ का संग्रह कहते हैं। प्राकृतिक पेंगलम का सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार क्या समय है, तो 15वीं शताब्दी के आरंभ का संग्रह करते हैं। किंतु खेद है, इसके संग्रहकार का पता नहीं। इसमें सौरसैनी अपभ्रंश के छंदों की संख्या अधिक है। इन पर पश्चिमी हिंदी का प्रभाव देखा जा सकता है। पूर्वी हिंदी का प्रारंभिक रूप वर्ण रत्नाकर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिलेगा। ये महत्वपूर्ण है कि पूर्वी हिंदी का प्रारंभिक रूप किन ग्रंथों में देखने को मिलता है, तो वर्ण रत्नाकर में मिलता है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण में देखने को मिलता है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से हो गया। लगभग इतने ही ग्राफ में आपके 3 से 4 प्रश्न बनकर तैयार हो गए। प्राकृतिक पेंगलम में जिन रचनाओं को संग्रहित किया गया है उसमें भणिता के आधार पर कुछ ही रचनाकारों के नामों का पता लग पाया है। बब्बर, विद्याधर, जज्जल और हरिब्रह्मा के नाम से ही ज्ञात हो सके हैं। इन कवियों का महत्व भाषा की दृष्टि से भी है और सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों के वैविध्य की अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी। समाज के निम्न वर्गों का इतना सटीक चित्रण संस्कृत साहित्य में कम ही मिलता है। इस दृष्टि से बब्बर की संग्रहित रचनाएं अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो बच्चन जी ने माना है कि जो रचनाएं रही हैं, यानी कि प्राकृतिक पेंगलम में जिन रचनाओं को संग्रहित किया गया है, तो यहाँ पर इन कवियों का महत्व की दृष्टि से और भी सामाजिक स्थितियों के वैविध्य की अभिव्यक्ति दृष्टि है। तो यहाँ क्या है कि इस दृष्टि से जो बब्बर ने ग्रंथ रचे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है, राहुल सांकृत्यायन ने बब्बर को प्रसिद्ध वीर कुलचरी नरेश कर्ण 1040-80 का दरबारी कवि बताया है। उन्होंने काव्य धारा में कुछ उन रचनाओं को भी बब्बर रचित माना है जिनमें बब्बर का नाम ही नहीं है। इनके बारे में उन्होंने संदेह भी प्रकट किया है। अब यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ मोस्ट है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ पे कि बब्बर का नाम ही नहीं, इनके बारे में उन्होंने संदेह प्रकट किया है क्या, कि जिन रचनाओं में बब्बर का नाम ही नहीं वह बब्बर की हैं, इसमें संदेह है, मगर कर्णकालीन जरूर हैं, किंतु जिनमें बब्बर का नाम है उनके बारे में कोई संदेह नहीं है। संभवतः बब्बर कवि का उपनाम है। तो यहाँ पे कर्ण की प्रशंसा करते हुए लिखता है, कौन लिखता है यहाँ पे, तो बब्बर का यहाँ वर्णन किया राहुल सांकृत्यायन जी ने, तो उसी के विषय में है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ थोड़ा मोस्ट हो जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से सुनिएगा और पढ़िएगा। तो यहाँ पे प्रशंसा करते हुए लिखा है कि चल गुज्जर कुंजर तेज मही, तो बब्बर जीवन अजुड़ही, जय कुप्पे कर्ण नरेंद्र बरा, रण की हरि को हर बजहरा। तो यहाँ पे देखिएगा कि अर्थात हे गुज्जर राजहाती को त्याग कर धरती पर चलो, आज तुम्हारा जीवन नहीं रहेगा। यदि नरेंद्र श्रेष्ठ कर्ण कुपित हो जाए तो युद्ध में कौन विष्णु, कौन शिव और कौन इंद्र। यह प्रशंसा झूठी है। कर्ण अपने समय का अत्यंत प्रतापी राजा था। अब यहाँ पे इतना जो मैंने लास्ट की 2-3 लाइनें पढ़ी बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बताती चलूँगी कहाँ महत्वपूर्ण, आपको वही पढ़ना है।
पेंगुलम विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डालता है। वर्ग है धनी, निर्धन और उन दोनों के मध्य का। वर्षा ऋतु उसी को सुकर होती है जिनके पास ऊंची छाजन का स्वच्छ घर हो, विनयशील गृहिणी हो और धन से भरा मुद्रा गृह हो। सामान्य किसान तब सुखी होता है जब उसे प्रिय द्वारा केले के पत्ते में दूध मिश्रित और भात, गाय का घी, मोयड़ी मछली और नीलाच के गुच्छे का साग मिले। तो यहाँ पे ये हमारे समझने की थोड़ी सी बहुत आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे बब्बर द्वारा जो दोहे लिखे उन्हीं के अर्थ बताए गए हैं। तो यहाँ पे राहुल जी ने उसी का वर्णन किया है। जहाँ महत्वपूर्ण होगा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इंगित करती हुई चलूँगी। कुछ कविताओं में जिनमें बब्बर का नाम तो नहीं, पर राहुल जी के मतानुसार वे बब्बर की हैं। गरीबी का मार्मिक चित्रण हुआ है। शीतकाल में जब ठंडी पछुआ हवा चलने लगती है, ओलों की वृष्टि होती है, तो गरीब लोग हाथ पैर समेटकर अपनी पीठ की ओर आग से आग तापते हुए जीवन निर्वाह करते हैं। इसी तरह अन्य एक छंद में कहा गया है कि निर्धनों के लिए बुद्धि, शुद्धि, दान, मान और गर्व क्या, ये तो उनके पास होती है जिनकी हथेली में विद्युत रेखा के समान द्रव्य नृत्य करता रहता है। महत्वपूर्ण नहीं है ये। सामंती व्यवस्था, गरीब अमीर थे। पूंजीवादी व्यवस्था में भी अमीरी गरीबी का यह अंतराल सिद्ध करता है कि उस जमाने में भी कवियों की दृष्टि अनजाने वर्ग भेद पर गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरा इतना ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको आप बहुत गौर से थोड़ा बहुत देख लीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं इसको देखेंगे थोड़ा सा। ये यहाँ से महत्वपूर्ण बन जाता है। विद्याधर और सारंगधर, ये महत्वपूर्ण है। विद्याधर जयचंद के दरबारी कवि थे। उसके कुछ पद प्राकृतिक पेंगुलम में मिलते हैं, यानी कि जो विद्याधर जयचंद के दरबारी कवि थे, विद्याधर और विद्यापति अलग अलग हैं, दोनों एक ही मत समझने की गलती करना। तो प्राकृतिक पेंगुलम में 8 छंद हमीर से संबंध मिलते हैं। रामचंद्र शुक्ल से जज्जल नामक किसी पात्र की उक्ति मानते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल सारंगधर में किसके दोहे या किसकी जो रचित है किसके मानते हैं, तो वो जज्जल नामक किसी पात्र की उक्ति मानते हैं। उनका कहना है कि वह सारंगधर कृत हमीर रासों का ही अंग है। राहुल जी से इज्जत जज्जल द्वारा रचित बतलाते हैं। यह विवाद निम्नलिखित छंद के आधार पर खड़ा हुआ। हमीर कज्जू जज्जल भरलई, कोड़ा हलमई मई जल्लऊ, सुल्तान शीश करवाल दई, तज्जी कलेवर दीव चल्लई। तो यहाँ पे देखेंगे कि जज्जल भरने में शुक्ल जी जज्जल को एक पात्र मानते हैं और राहुल जी कवि, यानी कि दोनों अलग अलग मानते। राहुल जी कवि मानते हैं और शुक्ल जी इसको एक पात्र मानते हैं। प्राकृतिक पेंगुलम में पाए जाने वाले छंद सारंगधर द्वारा लिखे गए हों या ना लिखे गए हों, यह प्रमाणित हो गया है कि वे जज्जलकृत नहीं है। यानी कि प्राकृतिक पेंगुलम में जो छंद लिखे गए हैं सारंग द्वारा जो लिखे गए हों, यह ध्यान रखना, प्राकृतिक पेंगुलम में पाए जाने वाले छंद सारंगधर द्वारा लिखे गए हों या ना। यानी प्राकृतिक पेंगुलम किसकी रचना है, तो आपको उत्तर मिल गया सारंगधर। तो यहाँ पे प्रमाणित हो गया कि जज्जलकृत नहीं है। विद्यापति की एक पुस्तक पुरुष परीक्षा, उसमें जाज यानी जज्जल को योद्धा माना गया है। जयचंद सूरी के हमीर विजय में जयजाज देव को हमीर के 8 पार्षदों में से एक पार्षद कहा गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल के लेख के अनुसार जज्जल हमीर का एक मंत्री था। ठीक है, पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण तो नहीं है। इधर उधर न भटककर यदि शुक्ल जी के इतिहास में उद्धृत निम्नलिखित छंद को ध्यान से देख लिया गया होता तो जज्जल के संबंध में अनावश्यक तर्क जाल बुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आश्चर्य है कि शुक्ल जी की दृष्टि इस ओर नहीं गई। यहाँ बच्चन जी ये कह रहे हैं कि यदि शुक्ल जी के दोहों ने राहुल जी ने अगर देख लिया होता तो शायद इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन शुक्ल जी की भी इस ओर दृष्टि नहीं, किसी और छानबीन करके उसको पता लगाया जाता। अब यहाँ पे देखिए ये दोहा दिया हुआ है। डोला मारे ढिल मुई मुच्छी मेच शरीर, पुर जज्जल्ला मंतिवर चलिए बीर हमीर, चलिया बीर हमीर पाव भर मेरी कंपई, दिगमग अड़य अंधार धूल सुरई अक्षाही, दिगमग अड़य अंधार आड़ सुरसा आड़ुक उल्ला, दर मरी दमसी विपक मारो दिल्ली में ढोल्ला। तो यहाँ पे अर्थात दिल्ली में ढोल बजाया, मिलेच्चों के शरीर मूर्छित हुए, मंत्री वर जज्जल को आगे करके बीर हमीर चले। जज्जल को इसी छंद में मंत्री कह दिया गया है। ऐसी स्थिति में जज्जल बहुत साफ है कि कभी नहीं हो सकता है। वह हमीर देव का श्रेष्ठ मंत्री है। इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। यानी कि हमने अभी अभी ऊपर पढ़ लिया है कि राहुल जी ने इनको कवि कहा है और शुक्ल जी ने व्यक्ति मात्र कहा है, पात्र मात्र कहा है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट है कि इस दोहे के आधार पर कि इसको क्या कहा गया है, मंत्री कहा गया है।
तो जी स्थिति बिल्कुल साफ है, जज्जल कभी तो हो ही नहीं सकता, ऐसा बच्चन जी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ये होता है दिए तले अंधेरा किसकी जान पहचान। अब दोहे में साफ साफ लिखा है, उसके बाद भी लेखक इसको समझ नहीं पाए। सारंगधर ने सुभाषितों का एक संग्रह किया, उसका नाम सारंगधर पद्धति। इसे सुभाषित संग्रह में उसने अपना परिचय दिया। उससे पता चलता है कि वे रणथंभौर के प्रसिद्ध महाराज हमीर देव के सभासद और राघव देव के पौत्र थे। इस संबंध से परंपरा से चली आती हुई यह प्रसिद्धि सारंगधर ने हमीर रासो नामक काव्य लिखा था पुष्ट हो जाती है। प्राकृतिक पेंगलम की इन छंदों की भाषा पर निश्चित अपभ्रंश की आगे बढ़ी हुई है। इस पुरानी राजस्थानी की स्पष्ट छाप है, अतः शुक्ल जी का अनुमान सत्य है, सत्य के अधिक निकट मालूम पड़ता है। हमीर देव अलाउद्दीन का युद्ध 1300 में हुआ था, यानी कि हमीर देव और अलाउद्दीन का जो युद्ध हुआ था वो 1300 में हुआ था। उस युद्ध में महाराज हमीर देव वीरता पूर्वक लड़े मारे गए लड़ते हुए, अतः हमीर रासों का रचनाकाल 14वीं शताब्दी के मध्य माना जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बच्चन जी के अनुसार हमीर रासों का जो रचना काल है वो क्या है, 14वीं शताब्दी माना गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। प्राकृतिक पेंगलम में तरह तरह के छंद संग्रहित हैं जो 11वीं से लेकर 14वीं शती तक लिखे हो सकते हैं। यदि प्राकृतिक पेंगलम में पाए जाने वाले छंद सारंगधर के ही हैं तो कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जा सकता है। ये प्रश्न आया था टीजीटी या पीजीटी में, ये प्रश्न आया था कि कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो सारंगधर है, शायद आया था, मुझे कुछ याद आ रहा है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चूँकि प्राकृतिक पेंगलम में 300-400 वर्षों में लिखी हुई कुछ रचनाओं को चुना गया है, इसीलिए उसकी भाषा में वैविध्य होना मिलता है। इससे कुछ उदाहरणों की भाषा पर निश्चित अपभ्रंश है, तो कुछ की भाषा पर डिंगल और पिंगल का प्रभाव है। 14वीं शताब्दी अंत तक अपभ्रंश का ढांचा शिथिल हो जाता है और नव्य आर्य भाषाओं का उदय है। इसी श्रीधर के रणमल छंद में देखा जा सकता है। 14वीं शताब्दी के आरंभ की रचना 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यापति एक ऐसे कवि दिखाई देते हैं जो एक और अवट यानी कि शिथिल अपभ्रंश तो दूसरी ओर हिंदी मैथिली में लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, यानी कि हमने प्राकृतिक पेंगलम के जो कवि थे उनको देख लिया है। तो आगे हम कल यहाँ पर देखेंगे जो मोस्ट रहेंगे हमारे लिए विद्यापति जी, तो कल हम उनको थोड़ा सा डीपली देखेंगे विद्यापति जी को। आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और तैयारी जारी रखिए। तो बहुत ज़्यादा कथा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जो जहाँ मोस्ट था मैंने बता दिया और जहाँ नहीं था वो मैंने आपको बस पढ़ दिया। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, अपना ख्याल रखिए। वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।